ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता हड़पने और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वालों बर्खास्त करने की अनुमति दे दी। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने 6-3 वोटों से राष्ट्रपति के अधिकारियों को बर्खास्त करने की शक्ति बढ़ाई, 100 साल पुरानी मिसाल रद्द की। अब से डोनाल्ड ट्रंप को स्वतंत्र एजेंसियों के उन अधिकारियों को बर्खास्त और नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है जो कभी भी ना तो कांग्रेस के अधीन थे और ना ही राष्ट्रपति के। यही लोकतंत्र की सोच थी कि कुछ लोग राजनीति संतुलित करें। अब वे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं बचा। इसके अलावा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले चुनावों को लेकर भी फैसला सुनाया है और ये फैसला भी अमेरिका के लिए कुछ अच्छा नहीं लाता। इसी समय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल रिजर्व अधिकारियों को आसानी से बर्खास्त करने की अनुमति नहीं दी, जिससे सूचना जगत में हलचल मच गई, क्योंकि ये दोहरे मानदंड लगते हैं। आइए इस एपिसोड में मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति में असल में क्या हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े विवादास्पद मुकदमों पर एक के बाद एक फैसले सुना रहा है और ये फैसले संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रहे हैं। और ये सब सत्ता के पूरी तरह हड़पे जाने और राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित होने की ओर ले जा रहा है। और मैं उवेरन हूं कि अभी मैं देख रहा हूं यहां तक कि यूक्रेनी और यूरोपीय मीडिया भी इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में लिखना शुरू कर चुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको समझा दूं कि असल में क्या हो रहा है। मेरा नाम एलेक्से पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणी लिखें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका और मेरी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक हैं। तो चलिए मैं अमेरिका में राजनीतिक व्यवस्था की संरचना का रूपक के माध्यम से समझाना शुरू करता हूं। अमेरिका में सत्ता इसी तरह से व्यवस्थित है। मैं इसे उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। कल्पना कीजिए कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर 3 ताले हैं और घर में प्रवेश करने के लिए आपको तीनों ताले खोलने होंगे। पहले ताले की चाबी आपके पास है, दूसरे की आपके पड़ोसियों के पास, जो देखते हैं कि आप कोई गलती ना करें। वे देखते हैं कि आप पार्टी से नशे में लौटे हैं या नहीं। और तीसरी चाबी एक स्वतंत्र सुरक्षा गार्ड के पास है, जिसे आप सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपने कभी इस सुरक्षा गार्ड को रखा था और वही घर की सुरक्षा करता है और यहां तक कि आपको भी इस घर को नुकसान पहुंचाने नहीं देता। अगर आप घर में नुकसान की नीयत से आए हैं तो वो आपको अंदर नहीं घुसने देगा। पिछले 200 से 250 सालों से अमेरिकी सत्ता का यही ढांचा है। राष्ट्रपति, कांग्रेस और स्वतंत्र एजेंसी ये सभी एक दूसरे को संतुलित रखते हैं ताकि कोई भी ज्यादा ताकतवर न हो। तीनों के पास अपनी अपनी चाबियां हैं और एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता और कोई भी फैसला लेने के लिए तीनों की चाबियां चाहिए होती है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, स्वतंत्र एजेंसी। लेकिन 29 जून को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बस उस दरवाजे का तीसरा ताला तोड़ दिया। अब इस घर में तीसरा ताला ही नहीं है। अब तीसरी चाबी की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही सावधानी से कानूनी शब्दों में किया, बिना किसी बड़े विवाद या हंगामे के। इसलिए ज्यादातर लोगों ने तो यह भी नहीं देखा कि असल में कुछ ऐतिहासिक हो गया है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को किसी को भी बर्खास्त करने की अनुमति दी। यह फैसला ट्रंप बनाम स्लॉटर केस में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले 3 मतों से राष्ट्रपति की बर्खास्तगी की शक्ति बढ़ाई और 100 साल पुरानी हम्फ्रीज एग्जीक्यूटर मिसाल रद्द कर दी। इसका आसान मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो अमेरिका में लगभग 2 दर्जन तथाकथित स्वतंत्र एजेंसियां हैं। ये संस्थाएं खासतौर पर गैर राजनीतिक काम के लिए बनाई गई थीं। ये एजेंसियां बिना किसी अतिशयोक्ति के अमेरिकियों के पूरे जीवन को विनियमित करती हैं। ये एजेंसियां अमेरिकी जीवन के बड़े बड़े क्षेत्रों को विनियमित करती हैं। श्रम विवाद, संघीय कर्मचारियों के अधिकार, कार्यस्थल पर भेदभाव, कुछ क्रेडिट यूनियन, ट्रेड यूनियन, खतरनाक सामानों को वापस मंगाने से जुड़े सवाल, खाद्य और दवाओं का नियमन, विमान दुर्घटनाओं की जांच के सवाल और इसी तरह बहुत कुछ। ये स्वतंत्र विभाग है जो राजनीति से अलग काम करते हैं। 1914 से एक साधारण नियम के जरिए कानून ने इन विभागों के प्रमुखों की सुरक्षा की है।
इन आयोगों के सदस्यों को केवल उद्धरण कर्तव्यों की उपेक्षा या पद का दुरुपयोग या अक्षमता के लिए ही बर्खास्त किया जा सकता है। उन्हें सिर्फ बहस या राष्ट्रपति से असहमति के कारण नहीं निकाला जा सकता। मजा इसी में था कि ये विभाग राजनीति से जुड़े नहीं थे, इसलिए वे किसी भी सरकार में अमेरिकियों के भले के लिए काम कर सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम खत्म किया है। सब कुछ मार्च 2025 से ही शुरू हो गया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ट्रेड कमीशन की सदस्य रेबेका स्लॉटर को बिना कोई असली वजह बताए हटा दिया था। उन्होंने कहा कि पद पर बने रहना राष्ट्रपति प्रशासन की प्राथमिकताओं के अनुकूल नहीं है, यानी हटाया क्योंकि वो उपयुक्त नहीं थी। और स्लॉटर ने ज़ाहिर कोर्ट में केस कर दिया और निचली अदालतों ने 1935 के एक मिसाल का हवाला देते हुए उन्हें फिर से पद पर बहाल कर दिया। आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि तुम्हारा ये मिसाल वाला कानून बेकार है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस मिसाल को बस रद्द कर दिया। और तर्क ये है कि फेडरल ट्रेड कमीशन कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, नहीं, ये कार्यपालिका का ही हिस्सा है। इसका मतलब है कि संस्था कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के नियंत्रण में होनी चाहिए। और ये मामला इतना बड़ा नहीं होता अगर एक बात ना होती। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने किसी महिला कर्मचारी को आयोग से हटा दिया, इसमें क्या खास है? असल बात यह है, इन विभागों को खास तौर पर स्वतंत्र बनाया गया है, यहां तक कि कार्यपालिका के प्रमुख से भी, ताकि फैसले तथ्यों के आधार पर लिए जाएं, न कि किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक इच्छा या किसी के प्रति राजनीतिक झुकाव के आधार पर। स्लोटा ने कहा, स्वतंत्रता की वजह से फैसले मामले के गुणदोष, तथ्यों और अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा के आधार न लिए जा सकते हैं। जब किसी प्रमुख को सिर्फ इसलिए हटा दिया जा सकता है क्योंकि वो राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो प्रमुख अमेरिकी नागरिकों के हितों के बजाय उस राष्ट्रपति के प्रति वफादारी को प्राथमिकता देने लगेगा। सबसे चिंता की बात है कि ये कोई अलग थलग फैसला या सिर्फ एक व्यक्ति को हटाना नहीं, बल्कि सत्ता की सोच बदलना है। वकील अब उस सिद्धांत को, जिसे आज अदालत ने वैध कर दिया है, एकल कार्यकारी सिद्धांत कह रहे हैं। यही इसकी परिभाषा है। यहां अमेरिकी वकील कहते हैं, फैसले के बाद ये एकल कार्यकारी सिद्धांत है। ये विचार है कि राष्ट्रपति के पास पूरी कार्यकारी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यहां कार्यकारी शक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकती, इसे राष्ट्रपति के कड़े नियंत्रण में रहना चाहिए। और यहां न्यायाधीश सोटोमायर, जिन्होंने ऐसे फैसले का विरोध किया, ने कहा कि ऐसा फैसला, उद्धरण, राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति देता है जो यहां तक कि उस अंग्रेजी ताज को भी नहीं थी जिसके खिलाफ हमारे संस्थापकों ने विद्रोह किया था, और राष्ट्रपति को उन शाखाओं से ऊपर कर देता है जो कभी उसके बराबर थीं, और कानूनों का ईमानदारी से पालन करने की जिम्मेदारी को उन्हीं कानूनों के खिलाफ काम करने का लाइसेंस बना देता है। आज, जैसा कि वो कहती है, अदालत लोकतंत्र को उस व्यक्ति के लिए त्याग देती है जो सत्ता को बहुमत के तहत एकल पूर्ण नियंत्रण की थ्योरी से तोड़ मरोड़ देता है। और यहां खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि वो इस फैसले का कितना इंतजार कर रहे थे। आगे उनकी टिप्पणी है, 90 साल की न्यायिक मिसाल को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के रद्द कर दिया गया है, जिससे राष्ट्रपति की शक्तियां उस समय काफी बढ़ गई हैं जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं कि यह फैसला राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाता है, जिसे सत्ता का हड़पना कहा जाता है। अदालत के फैसले में एक बात है जो मामले को और दिलचस्प बनाती है। उसी दिन वही सर्वोच्च न्यायालय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व सिस्टम से लिसा कुक को हटाने की कोशिश पर विचार कर रहा था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है जो ब्याज दरों को नियंत्रित करता है और असल में देश की अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रखता है। पिछले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ट्रंप अब उसे हटा सकते हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि उन्हें यह अधिकार है। वो पिछले कर्मचारी से बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने अचानक रुख बदल लिया और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व बोर्ड की सदस्य लिसा कुक को बर्खास्त करने पर रोक लगा दी, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बनी रही। फेडरल रिजर्व पर यह फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ। 5 जज पक्ष में और 4 विरोध में थे। और यह अजीब है कि बैंक के मामले में ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन ट्रेड कमीशन के मामले में नहीं।
ये कैसे काम करता है? एक स्वतंत्र संस्था में ट्रंप को प्रमुखों और कर्मचारियों को निकालने की अनुमति है, लेकिन दूसरी कानूनी तौर पर बिल्कुल वैसी ही संस्था में यह अनुमति नहीं है। यहां कोई तर्क नहीं है और आलोचकों ने इसे तुरंत देख लिया। यानी क्या इसका मतलब है कि पिछले फैसले में जजों की सारी दलीलें पूरी तरह बकवास थीं? क्या ये पूरी तरह से झूठ है? दूसरे विभागों में ट्रंप कर्मचारियों को क्यों निकाल सकते हैं लेकिन फेडरल रिजर्व में नहीं? इसका मतलब है कि स्वतंत्र संस्थाओं के पास बची हुई एकमात्र सुरक्षा कानून नहीं है। असल में अब 6 जजों का मूड ही तय करेगा कि हां या नहीं, कानून मायने नहीं रखता। आज यूं कहे तो उन्होंने फेडरल रिजर्व को बख्श दिया, लेकिन कल वे अपना मन बदल सकते हैं और कह सकते हैं, सुनिए नहीं, चलिए लीजा कुक को वाकई में निकालने दे। अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही काम करता है। लेकिन 29 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लंबी श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है, जिसमें सत्ता धीरे धीरे एक ही हाथ में जाती रही। इस पैमाने को समझने के लिए मैं थोड़ा सा घटनाक्रम को क्रमवार बताऊंगा। पहला कदम है राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र एजेंसियों की सुरक्षा कमजोर की, जिससे ट्रंप को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख को हटाने की अनुमति मिली। अदालत ने सावधानी से कहा कि हां, बर्खास्त किया जा सकता है क्योंकि इसका नेतृत्व निदेशक करता है, कोई बोर्ड नहीं। मतलब यह था कि अगर किसी एजेंसी का नेतृत्व एक व्यक्ति करता है, ना कि कोई बोर्ड, तो उस एक व्यक्ति को हटाया जा सकता है। अब यह शर्त हटा दी गई है, जिससे बहुसदस्यीय आयोगों के सदस्य भी बर्खास्त किए जा सकते हैं। दूसरा कदम है इम्यूनिटी का सवाल। मुझे नहीं पता, शायद बहुत से लोग इसे भूल चुके हैं, लेकिन 2024 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने 250 साल में पहली बार ऐसा फैसला सुनाया जिसने राष्ट्रपति की कानून से ऊपर होने की स्थिति को ही बदल दिया। तब यह फैसला हुआ कि अगर देश का प्रमुख यानी डोनाल्ड ट्रंप कोई कार्रवाई आधिकारिक रूप से करता है, खासकर राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, तो वो उन कार्रवाइयों के लिए आपराधिक मुकदमे से सुरक्षित है। कानूनी या गैर कानूनी होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो राष्ट्रपति था तो उसे छुआ नहीं जा सकता। और शायद पहली बार तब अमेरिकी राष्ट्रपति को कानून से ऊपर उठा दिया गया। कहा गया कि कानून तो सबके लिए बराबर है, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बराबर होते हैं। अगर राष्ट्रपति कानून तोड़े तो उसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। और तीसरा कदम है राष्ट्रव्यापी न्यायिक निषेधाज्ञाएं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जब अदालत ने जजों के व्हाइट हाउस की कार्रवाई रोकने के अधिकार को पूरे देश में सीमित कर दिया। और फिर से 6 के मुकाबले 3 वोटों से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाओं की सीमा को इस तरह सीमित कर दिया कि वे केवल उन्हीं लोगों पर लागू हों जिन्होंने सीधे तौर पर मुकदमा दायर किया है। मतलब मान लीजिए किसी समूह के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उस समूह में सिर्फ एक व्यक्ति ने अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत मानती है कि पूरे समूह के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन केवल उस व्यक्ति को सुरक्षा देती है जिसने मुकदमा किया था। बाकी लोग भी चाहें तो मुकदमा कर सकते हैं। यही ऐसे काम करता था। आम भाषा में कहे तो पहले एक जज पूरे अमेरिका के लिए एक साथ गैर कानूनी आदेश को रोक सकता था। पहले यह सबके लिए था, अब सिर्फ अलग अलग वादियों के लिए होगा, बाकी को अलग मुकदमा करना होगा। अब कोई एक जज अकेले ट्रंप के किसी फैसले को रोक नहीं सकता। यहां एक अहम बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। सत्ता का हड़पना सिर्फ अधिकार छीनने से नहीं होती, बल्कि उन लोगों को हटाने से भी होती है जो आधिकारिक तौर पर ना कह सकते हैं। और आज का बर्खास्तगी का फैसला और पिछले साल का न्यायिक प्रतिबंध का फैसला, ये दोनों एक ही मकसद पर दो वार है, उन स्वतंत्र लोगों को हटाना जो अमेरिका के राष्ट्रपति को रोक सकते हैं। पहले जजों को कमजोर किया गया। सिर्फ एक जज अमेरिकी जनता के हित में फैसला नहीं ले सकता, यह मुमकिन नहीं। अब वे स्वतंत्र एजेंसियों को कमजोर कर रहे हैं जिन्हें राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं से बाहर रहकर काम करना चाहिए था। लेकिन सौभाग्य से अभी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अदालत हमेशा ट्रंप के पक्ष में नहीं रहती। ईमानदारी से दिखाना जरूरी है कि ट्रंप कहां हारते हैं। व्यापारिक टैरिफ के मामले में ट्रंप को गंभीर हार का सामना करना पड़ा। और याद दिला दूं, 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले 3 वोटों से ट्रंप के व्यापक वैश्विक शुल्कों को रद्द कर दिया। यह फैसला सुनाते हुए कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन अधिकारों के कानून का हवाला देते हुए अपनी शक्तियों की सीमा लांघ दी। उस समय ट्रंप बहुत गुस्से में थे।
उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसे जजों पर उन्हें शर्म आती है। दिलचस्प है, पहले ये जजों को खराब कहते थे और शर्म महसूस करते थे, अब वही जज अच्छे लगने लगे हैं, शर्म भी नहीं आती। और 29 जून को एक और अनपेक्षित घटना हुई जो ट्रंप के लिए झटका थी। कोर्ट ने उन राज्यों के कानूनों का समर्थन किया जो चुनाव के दिन के बाद आए डाक मतपत्रों को मान्य मानने की अनुमति देते हैं। ये डाक से मतदान के खिलाफ ट्रंप की पुरानी रणनीति के लिए एक अप्रत्याशित झटका था। ट्रंप ने तुरंत अमेरिकी कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट कानून पारित करने का आह्वान किया, जो डाक मतपत्रों को सीमित करता है और पहचान पत्र व नागरिकता के प्रमाण के लिए सख्त नए नियम लागू करता है। और साथ ही अदालत ने जीन कैरल के मामले में उनकी अपील को भी खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि ट्रंप को पूर्व कॉलमिस्ट को $5 मिलियन का भुगतान करना होगा। संक्षेप में यह क्या हुआ? लेखिका और पत्रकार जीन कैरल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 1990 के दशक के मध्य में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ट्रायल रूम में उनके साथ यौन हिंसा किया था। ट्रंप ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जीन कैरल को झूठी कहा और उनकी कहानी को मनगढ़ंत धोखाधड़ी बताया। पत्रकार जीन कैरल ने ट्रंप के खिलाफ मानहानि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दीवानी मुकदमे किए। आखिरकार अदालत ने ट्रंप को यौन हिंसा और मानहानि के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया। हालांकि न्यूयॉर्क के आपराधिक मानकों के अनुसार बलात्कार का तथ्य साबित नहीं हो सका। फिर भी अदालत ने उन्हें दोषी माना और अब उन्हें $5 मिलियन चुकाने होंगे। अब चुनावों पर लौटते हैं। 29 जून को अदालत ने ऐसा कदम उठाया जिसका असर वर्षों तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले के आखिरी हफ्तों में मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाने की वैधता पर विचार करने की सहमति दी। ये एक बड़े मामले का हिस्सा है जिसमें देखा जा रहा है कि एरिजोना गैर नागरिकों को मतदाता रजिस्टर से कैसे हटाता है और इसका संदर्भ स्पष्ट किया गया है। ये रिपब्लिकन पार्टी के उन प्रयासों को और मजबूत करता है जिनमें वे मतदान के नियमों को सख्त करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप के बड़े पैमाने पर धांधली के बेबुनियाद दावों का माहौल बना हुआ है। यह खतरनाक क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने की अनुमति देकर सुरक्षा तंत्र खत्म कर दिया जो दरवाजे पर गार्ड था। 3 शाखाओं वाली सत्ता प्रणाली किसी नौकरशाही के प्रति प्रेम के कारण नहीं बनाई गई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि बिना किसी सीमा के सत्ता हमेशा एक ही तरह खत्म होती है, दुरुपयोग और सत्ता का हड़पना। हमेशा जब राष्ट्रपति किसी भी नियामक, जांचकर्ता या निर्णायक को सिर्फ इसलिए हटा सकता है क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहा है, तो स्वतंत्र निगरानी का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। यूक्रेन में भी नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूशन के साथ ऐसा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है ये नहीं हो सका। वो संस्था जिसे दवाओं और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जांच करनी चाहिए, जिसे विमान दुर्घटनाओं की जांच करनी चाहिए, उपभोक्ताओं की रक्षा करनी चाहिए, कर्मचारियों की रक्षा करनी चाहिए और इसी तरह के दूसरे काम करने चाहिए, अब वो व्हाइट हाउस की तरफ देखने लगती है, ना कि तथ्यों की तरफ। और वो देखने लगती है, अच्छा वहां अभी क्या माहौल है। अगर ट्रंप उदाहरण के लिए मांग करते हैं, मान लीजिए कर्मचारियों के खिलाफ, तो ये संस्था उनकी रक्षा नहीं करेगी। संस्था प्रमुख मानता है कि ट्रंप की इच्छा के खिलाफ जाने पर उसे तुरंत हटा दिया जाएगा, बस यही कारण है। मतलब जोर तथ्यों पर नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल पर है। दूसरी बात, ये किसी भी भविष्य के राष्ट्रपति के लिए लागू होता है और ये बात पार्टी की सोच से हटकर समझना बेहद जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सत्ता डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी है, वही सत्ता अगले व्हाइट हाउस के मालिक के पास भी रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। इसी वजह से कुछ रिपब्लिकन भी इस फैसले से हैरान रह गए थे, क्योंकि वे अच्छी तरह समझते हैं कि ये सारी शक्तियां अगले डेमोक्रेट राष्ट्रपति के पास भी रहेंगी। और यही तीसरी बात है, अगर इन फैसलों को अलग अलग देखें तो वे इतने डरावने नहीं लगते। किसी को निकाल दिया गया, महिला अधिकारी निकाली गई, कुछ राज्यों में जजों की शक्ति सीमित हुई और एक कानून कमजोर किया गया। हाँ, सिर्फ एक मामले पर विचार करने के लिए सहमति दी, यानी अगर हर चीज को अलग अलग देखें तो ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, ये तो बस मामूली बात है। लेकिन बात यह है कि अगर इन सब चीजों को बाहर से देखा जाए तो ये साफ नजर आता है, सारी ताकत धीरे धीरे एक ही इंसान के पास इकट्ठा हो रही है। अब ऐसे लोग कम हैं जो रुक जाओ कह सके। और शायद सबसे ज्यादा कुछ कहने वाली बात वो पृष्ठभूमि है जिसमें ये सब हो रहा है। हालिया समाजशास्त्रीय सर्वे से पता चला कि लोकतंत्र पर गर्व करने वाले अमेरिकियों की संख्या अब 28% रह गई है।
आज अमेरिका में 1/3 से भी कम लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि उनकी लोकतंत्र कैसे काम करती है। 1/3 से भी कम। वो देश जिसने 250 साल पहले राजा के खिलाफ विद्रोह किया था, अब अपनी सालगिरह इस चर्चा के साथ मना रहा है कि क्या उसके राष्ट्रपति को इतनी ताकत मिल गई है जो उस पुराने ताज को भी नहीं मिली थी। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या भुगतान विवरण के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अलविदा।